हेलो एवरीवन। सो फेडरल बैंक के Q1 FY24 के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसा रिजल्ट रहा बैंक का और आगे का क्या आउटलुक हो सकता है बैंक के रिजल्ट को देखते हुए। सो 5 पैरामीटर्स हैं बेसिकली जो हम किसी भी बैंक में देखते हैं: लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा उनका क्या परफॉर्मेंस रही है कासा रेशियो की, देन कम्स प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और एंड में एसेट क्वालिटी की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो अगर स्टार्ट करें लोन ग्रोथ से, तो बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो अराउंड 21% के आसपास रही है इस क्वार्टर में, वाई ऑन अ वाई बेसिस। सो लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सिमिलरली डिपॉजिट ग्रोथ भी इनकी 21% के आसपास रही है। तो दोनों ही लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ 21% के आसपास की ग्रोथ आई है दोनों में। इसके बाद अगर हम इनका कासा रेशियो देखते हैं, तो जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जिसे कहा जाता है, सो कासा रेशियो बैंक का अराउंड 32% है एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर। तो जून क्वार्टर में इनका कासा रेशियो 32% है। ये डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जून क्वार्टर में इनका कासा रेशियो जो था वो अराउंड 37% था एंड इस क्वार्टर के एंड में वो कम होकर अराउंड 32% हो गया। तो ये हम 5% का डिक्लाइन जो देख रहे हैं कासा रेशियो में, ये बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज डिपॉजिट ग्रोथ तो 21% से बढ़ा है, बट उस डिपॉजिट में जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का पार्ट है वो कम हो गया है। सो ऑब्वियसली वो वाला पार्ट जो है वो ग्रोथ का वो आपके एफडी या बल्क डिपॉजिट जिसे कहते हैं उसमें गया है। सो बैंक के एफडी वाला पार्ट या आरडी वाला पार्ट, बल्क डिपॉजिट वाला पार्ट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। इसके मेजरली दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ऑब्वियसली जो कि बहुत नेचुरल है कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी इंडिविजुअल के पास में ऑप्शन है कि वो सेविंग अकाउंट में 4-5% पे अपना पैसा डिपॉजिट करे, या फिर एफडी पे अपना 8-9% पे पैसा डिपॉजिट करे, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स अब चूज़ करेंगे कि एफडी की तरफ हम जाएं और अपना पैसा एफडी में 8-9% पे ग्रो करें। तो एक तो ये नेचुरल जो ट्रेंड चल रहा है अभी बैंकिंग में, जहाँ पे कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं कि अपना पैसा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ना रख करके एफडी वगैरह में रखें। तो ये एक तो ये नेचुरल रीज़न हो सकता है। इसके अलावा दूसरा रीज़न एक और हो सकता है, बिकॉज अभी इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ या लोन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। लास्ट ईयर पूरा का पूरा सेक्टर अराउंड 16-17% पे ग्रो हुआ है एंड इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ 12-13% के आसपास तो आराम से रहेगी। तो अगर आपको ये इतनी ज़्यादा लोन ग्रोथ को, डिमांड को अगर आपको कैटर करना है, तो उसके लिए बैंक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो डिपॉजिट अपना बढ़ाए। डिपॉजिट बिकॉज सिस्टम में ग्रोथ ज़्यादा है, तो इसके लिए डिपॉजिट ग्रोथ के लिए एक काइंड ऑफ वॉर छिड़ी हुई है सारे बैंकों में, इंक्लूडिंग लार्ज प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या आपके जो बड़े बड़े PSU बैंक्स हैं, SBI वगैरह। तो इन सब में काइंड ऑफ वॉर, बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एक्वायरिंग। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, जो बैंक ज़्यादा रेट ऑफर करेगा अपने कस्टमर को, ऑब्वियसली कस्टमर का इंक्लेशन रहेगा उस बैंक की तरफ जाने के लिए। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंक का कासा रेशियो कम हो गया है, बट डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हो ओवरऑल 21% की। देन कमिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी, तो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 42% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है और कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी क्वार्टर से फेडरल बैंक अपना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ लगातार 30-40% के आसपास दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। इस क्वार्टर में भी बैंक ने इस नंबर को मेंटेन रखा हुआ है। जो एक थोड़ा सा हम कॉशियस वाला पार्ट कह सकते हैं इस बैंक के साथ हुआ है इस क्वार्टर में, वो है इनके एसेट क्वालिटी में। तो बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है। GNPA नंबर इनके इंक्रीज हो गए हैं ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। सो लास्ट क्वार्टर में इनका GNPA नंबर अराउंड 2.36% था। इस क्वार्टर में ये नंबर अराउंड 2.38% हो गया। सो मोटा मोटा 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। बट जब इकॉनमी में डिमांड अच्छी हो और बाकी सारे बैंक, सारे NBFCs, इवन छोटे छोटे बैंक्स NBFCs अगर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे एसेट क्वालिटी का रिजल्ट दे रहे हैं, वैसे में अगर कोई एक बैंक थोड़ा सा भी अगर ऐसा नंबर देता है कि GNPA थोड़ा बढ़ गया, तो एक नेगेटिव साइन होता है उसमें। ऑल दो आई मीन ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गया, अभी भी हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो ट्रेंड अभी भी नीचे है। बहुत अच्छा स्टेबल एसेट क्वालिटी है बैंक की अभी भी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर थोड़ा सा आपका GNPA बढ़ जाता है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन आप कह सकते हो। इवन जो इनका प्रोविज़न को कवरेज रेशियो नंबर है, जो PCR, वो भी मेंटेन है और अच्छा खासा प्रोविजनिंग है बैंक के पास, 70% के आसपास की
प्रोविजनिंग कर रखी है बैंक ने। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ग्रोथ वाइज बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। बस थोड़ा सा जो हमने देखा कि एसेट क्वालिटी इनकी थोड़ी सी कम हो गई है। एक और चीज़ है इसके अलावा, बिकॉज बैंक का कासा रेशियो कम हुआ है और आपका जो बल्क डिपॉजिट है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो बल्क डिपॉजिट बढ़ने का मतलब है कि आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे कर रहे हो कस्टमर्स को। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है बैंक की, जिसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी कम हो गया है। वो वाई वाई बेसिस पे भी कम हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम हो गया है। और ये इसीलिए थोड़ा सा, मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव कह लो आप, या थोड़ा सा कॉशियस वाला साइन इसलिए है क्योंकि बैंक ने अपना एलोकेशन अनसिक्योर्ड लोन जो है, मतलब जैसे कि माइक्रो फाइनेंस लोन है या पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड है, इन सेगमेंट्स में बैंक ने करीब करीब 200% की ग्रोथ अचीव करी है ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ रही है इन सारे सेगमेंट में। ऑल्दो इनका बेस छोटा है बट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद, बिकॉज इन इन सेगमेंट में किसी भी बैंक को मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज पर्सनल लोन में तो अराउंड 13-14% का आपको इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करते हो, एंड सिमिलरली क्रेडिट कार्ड में भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो। सेम अगर आप किसी को माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हो तो उसमें भी 15-20% का इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में एलोकेशन बढ़ाने के बावजूद जो बैंक का मार्जिन है वो कम हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं ठीक नहीं रही है इस रिज़ल्ट में। ओवरऑल बाकी रिज़ल्ट अच्छा है। देन कमिंग कि ये बैंक का स्टॉक अभी लग कैसा रहा है, तो करंटली ये अराउंड 1.3 के आसपास की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। एक और पॉइंट है इसमें, अगर हम फेडरल बैंक को कंपेयर करते हैं बाकी बैंकों के साथ में, तो बाकी बैंकों का जो आरओए है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी, चाहे आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो या इवन लार्ज कैप बैंक्स में आप इंडसइंड बैंक ले लो, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लो या आपका एक्सिस बैंक ले लो, तो इन इन सारे बैंकों के आरओई जो हैं वो 2%, 15-16% के आसपास है। फेडरल बैंक का आरओए वाला पार्ट जो है वो अराउंड 1.3-1.4% के आसपास है, और आरओई इनका 15-16% के आसपास था, बट अब वो कम होना स्टार्ट हो गया है। इस क्वार्टर में इनका आरओई नंबर दोनों ही नंबर डिक्लाइन हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ऑन अ वाई वाई बेसिस भी। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। तो और आई मीन जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं, जो अच्छी अच्छी क्वालिटी लेंडर्स हैं, जिनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, जिनकी ग्रोथ इस बैंक से ज़्यादा है, और आरओई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी यानी बैंक की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का जो इंक्लाइन है वो उन बैंकों की तरफ ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू फेडरल बैंक, या इस रेंज में जितने भी बैंक आते हैं बाकी उन सबको हम एक कैटेगरी में ले सकते हैं। उन बैंकों के कंपैरिजन में जो बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके सारे नंबर्स अच्छे हैं, उनकी तरफ इन्वेस्टर का इंक्लाइन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड पर्सनली मुझे भी मैं पर्सनली भी इस वैल्यूएशन पे या इस तरीके की परफॉर्मेंस पे मैं भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंकिंग स्टॉक में। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा है, बट मैं वेट करूँगा कि आने वाले क्वार्टर में बैंक आगे और कैसा परफॉर्म करता है। सो ये ओवरऑल एक शॉर्ट एनालिसिस था फेडरल बैंक के रिजल्ट में। अभी आने वाले टाइम में कुछ हफ्तों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सारे बैंकों के रिजल्ट आएंगे, देन बाकी कंपनीज़ के भी रिजल्ट आएंगे। सो हम वन बाय वन सबको एनालाइज करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।